अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। भारत और इंग्लिश बोर्ड, इन दोनों का को लगता है मामलात ऊपर नीचे कुछ परेशानी का शिकार है। सऊदी अरब में बड़ी लीग शुरू करवाने का एक काम शुरू हुआ। ये दोनों मुल्क डर गए। ख़ास तौर पे भारत को तो हमेशा हर चीज़ से इनसिक्योरिटी है। उन्हें अंदाज़ा है कि सऊदी लीग अगर शुरू हो गई तो भारतीय लीग तबाही के दहाने पे पहुंच जाएगी, और इंशाल्लाह पहुंचेगी भी वेरी सून। लेकिन सऊदी लीग बड़ी ताकतवर लीग है और बड़े बेहतर तरीके से वो इसका इंतज़ाम कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि सऊदी अरब ने जब फ़ुटबॉल का इनेकाद शुरू किया तो यूरोप बड़ा ख़िलाफ़ रहा, यूरोप के तगड़े क्लब बड़ा ख़िलाफ़ रहे। रोनाल्डो जैसा बड़ा नाम ले आया और आज सऊदी फ़ुटबॉल यानी उनके जो अपनी लीग्स है उसको सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग्स में शुमार किया जा रहा है। तो जहाँ पर पैसा खर्च होता है वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ बाहर से सर्टिफाइड पूरा क्रू उठा के लाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। तो इनको बड़ा धचका है और ये धोखा देने की एक प्लानिंग बना रहे हैं दोनों मुल्क सऊदी लीग को। कैसे बना रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां मुकम्मल हैं। बांग्लादेश हमने जाना है, शेड्यूल का भी ऐलान हो गया है। अब आएंगे जी लीड्स टेस्ट के लिए। लीड्स टेस्ट बड़ा ही शानदार हुआ और एक टाइम आया कि भारत नाचना शुरू हो गया, बड़ा खुश हुआ। 6-6, 5-5 कैचेस छोड़े, जिसके बाद उनके क्रिकेटर्स उन पे फट पड़े। 5 सेंचुरियां हुई टेस्ट मैच में, फिर भी रिजल्ट भारत के हक में नहीं आया। पहली इनिंग के बाद ही भारतीय अपनी आदत के मुताबिक, और आपको पता ही है जिस तरह का फेक प्रोपेगेंडा और ऊंचे बोल बोलने के वो आदी है, उन्होंने बुमराह को लेजेंडरी वसीम अकरम यानी अनमैच क्लास ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड वसीम अकरम उनसे बड़ा बॉलर करार दे दिया। अगली ही इनिंग में बुमराह इस पूरे क्रिकेटिंग एरा का जो अभी प्रेजेंट एरा, उनसे अच्छा कोई पेसर मौजूद नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन वसीम अकरम से अच्छा बॉलर ना तो कोई आया अभी तक, और आगे आने वाले दिनों में कोई दिख भी नहीं रहा कि इतना बड़ा बॉलर कोई आएगा। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फौरी तौर पर माइकल वॉन इसमें कूदे और उन्होंने कहा कि वसीम अकरम ना सिर्फ क्रिकेटिंग एरा का, बल्कि मुझे तो आने वाले एरा में भी वसीम अकरम जैसा कोई बॉलर नहीं दिख रहा। तो बुमराह इस एरा का अच्छा बॉलर ज़रूर है, लेकिन आप वसीम अकरम से बड़ा बॉलर फ़ौरन करार नहीं दे सकते। खैर, अगली ही इनिंग में बुमराह ने एक भी विकेट नहीं ली और 18-19 ओवर की एक भी विकेट नहीं ली। तो ये हालात इंडिया को हार की तरफ ले गए और उसके बाद बड़ी शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा। कैचेज अलग छोड़े, फिर बड़े बोल अलग बोले, उसके बाद उनके अपने क्रिकेटर्स आप जानते ही हैं कैसे फट पड़े उन पर। दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी प्रो लीग में जाना है। पाकिस्तान हॉकी ने फंड्स की कमी है, तकरीबन पाकिस्तान हॉकी ने सब कुछ गवर्नमेंट पे डाल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गुज़िश्ता रोज़, उसमें भी जो PSB के हेड हैं DG PSB, उन्होंने और राना मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ गवर्नमेंट पे डाल दिया। जी पैसे देंगे तो 3 दिन देखते हैं, एंट्री भेजनी है, ये वो है। और बहरहाल ये सारी चीज़ें, अभी हमारी हॉकी के शेर जो हैं वो फाइनल खेल के आए, बड़ा अच्छा खेले, फाइनल तक पहुँचे नेशंस कप में। वहाँ एक अलग मामला हो गया, 56-56 के कैप्टन समेत चेक पकड़ा दिए, उन्होंने दावत में आने से इनकार कर दिया। फिर गुज़िश्ता ही रोज़ की, अगर मैं 1-2 रोज़ पहले की बात करूँ, तो अवार्ड तकसीम किए गए 36 खिलाड़ियों में और बहुत सारी जो स्पोर्ट्स फेडरेशन और एसोसिएशन हैं उनमें, और इनामी रकम तकसीम की गई। चलो, एक अच्छा कदम था, राना सनाउल्लाह को इस पर शाबाश दूंगा। सेक्रेटरी IPC मोयुद्दीन वानी ने इस पर काम किया, उनको भी शाबाश दूंगा, बहुत अच्छी बात है। अरशद नदीम भी वहाँ मौजूद थे, सामुल हक भी मौजूद थे, टेनिस के प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे लिए तो क्या दुनिया के लिए टेनिस के सुपरस्टार भी हैं। 7 लाख रुपया पकड़ा दिया उनकी फेडरेशन और टेनिस फेडरेशन को, बड़ी अजीब बात है। मैंने उनसे कहा भी सामुल हक से कि मुझे लग रहा है बड़ा डरते हुए आप घर जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा 7 लाख रुपया संभालना आपके लिए। हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे आज, ख़ास तौर पे क्रिकेट को लेकर और ये लीड्स टेस्ट को लेकर। डॉक्टर हफीज़ अमान, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे ही प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा भी। ज़िशान नादिर महसूद, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। साथ ही साथ वसी शाह ने में ज्वाइन किया है, क्रिकेटर भी हैं और डोमेस्टिक क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, बहुत शुक्रिया वसी आपका भी। अच्छा जी, तो ज़िशान भाई, आपके पास बहुत कुछ भरा पड़ा है, मुझे पता है लीड्स टेस्ट को लेकर। ज़रा शुरू करेंगे इस मामले से। सर, क्या हुआ ऐसा कि ऐसे बर्तरी साबित करने वाली भारतीय टीम ऐसी ढेर हुई कि देखते ही देखते इंग्लैंड ने ऐसे ज़बरदस्त तरीके से अपनी पोजीशन को विन में तब्दील किया, जो कि लग रहा था इंग्लैंड के हाथ से चली गई।
जी शुक्रिया अरसलान भाई, प्रोग्राम में दावत देने के लिए। सबसे पहले तो मैं बुमराह और वसीम भाई की डिस्कशन जो बात हुई है उस पर कर लूं। बुमराह जो है वो वसीम भाई के दूर दूर भी करीब नहीं है। अगर किसी को ये खामख्याली है, इंडियंस को है या वट जिसको भी है, तो वो अपने जहन से ये खामख्याली निकाल दे। वसीम भाई जैसा बॉलर जो है वो सदियों में आता है, और बुमराह जो है अभी उसको वो जो हम कहते हैं मुहावरतन जुमा जुमा 8 दिन हुए अभी। सेकेंड इनिंग्स में आपने देख ली, ये एक ट्रू विकेट थी अरसलान भाई, जहां पे बैट्समैन के लिए बहुत कुछ था, जहां पे बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ था, फास्ट बॉलर्स के लिए, और जहां पे चौथे पांचवें दिन स्पिनर्स के लिए भी था। अभी इंडिया ने गलती क्या की है कि आपने एक स्पिनर खिलाया, वॉशिंगटन सुंदर थे, उन्होंने शरदुल ठाकुर को खिलाया, जिनका कोई ऐसा खास रोल नहीं रहा इस टेस्ट मैच में। तो वो दो स्पिनर खिला सकते थे, उनके पास ये ऑप्शन थी। अब अगर हम शुरू से देखें इस मैच को, तो पहले ही दिन दूसरे ही दिन से जो है उन्होंने गलत डिसीजन लिया। 430 फॉर 3 एंड 471 ऑल आउट। मतलब 40 रन के अंदर आपने 7 खिलाड़ी आउट किए, गलत शॉटें मारी। आप पंत को देखें, उन्होंने सेंचुरी की, फिर उधर उधर पहली इनिंग्स में भी वो ऐसे ही उन्होंने खेला और आउट हुए, और दूसरी इनिंग्स में भी बहुत अच्छी उन्होंने सेंचुरी की, अपनी टीम को संभाला दिया, और उसके बाद गलत फजूल शॉटें मार के वो आउट हो गए। देखिए मैंने पहले भी आपसे कितनी दफा कहा है कि क्रिकेट जो है वो बड़ी है, इसके साथ अगर आप मजाक करोगे तो ये आपके साथ मजाक करेगी। आपने पहले दूसरे दिन जो गलत बैटिंग की, उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, जो आपने कम से कम 40-50 स्कोर कम किया। आपको चाहिए था कि 550 650 स्कोर करते और इंग्लैंड को कोशिश करते, आप 2 दफा आउट करते, बजाय इसके कि आप चौथी इनिंग्स में आखिरी दिन 370 चेस करवा दिया। ओवरऑल अगर आप देखें तो जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था दूसरी इनिंग्स में, तो इंडिया ने कोई बाउंसर्स, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किए, कोई फील्डर पीछे नहीं किया। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा उनकी गिल की कप्तानी के ऊपर। नो डाउट उनका पहला टेस्ट होगा, लेकिन वो 4 डे में कप्तानी करते रहे हैं अपनी डोमेस्टिक में, तो उनको इतना तो सेंस होगी कि यार इस विकेट पे आपको डिफरेंट करना पड़ता है। अगर आप एक ही लाइन में गुड लेंथ पे बॉलिंग कराते रहेंगे तो बॉल पुराना होगा और बैट्समैन सेट हो जाएगा। और वही गलती जो है वो इंग्लैंड ने शुरू में की इंडिया के खिलाफ, और बाद में इंडिया ने की इंग्लैंड। मेरे ख्याल से तो ये मिलता जुलता बामी ताउन बहुत से एक अच्छे, टेस्ट मैच बामी के। ताबन। ये अच्छा, बड़ा मजे का एनालिसिस था। डॉक्टर साहब क्या इस जी पे जी एडअप जी, ए जिशान बाकियों को भी इनका डॉक्टर साहब क्या एनालिसिस करेंगे सर? बड़ा मजे का एनालिसिस किया जिशान ने। हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जिशान ने, बिल्कुल बिल्कुल सही है, यही एनालिसिस बनता है। दूसरा ये है कि जो इंडिया बेसिकली गया एक हाइप लेके गया अपने साथ कि जी हम 5 हैं तो 3-1 हो जाएगा, बड़े बड़े प्लेयरों से तजिए ले रहे हैं कितना हो जाएगा, इंडिया जीत जाएगा 4-1 से, 3-1 से। तो मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे सिर्फ इंडिया जाएगा और वॉक ओवर मिल जाएगा उनको, क्रिकेट नहीं होने वाली। भाई इंग्लैंड खेल रहा है, इंग्लैंड के अंदर खेल रहा है। और अगर आप इस पिच का जैसे एनालिसिस किया जिशान ने भी, अगर देखा जाए तो उन्होंने बेसिकली इस पूरी पिच को, पूरे मैच को बुमराह सेंट्रलाइज करके प्लान किया था इंग्लैंड ने। और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए उनको देख ले कि उन्होंने नो डाउट पहले इनिंग में 5 विकेट्स लिए, लेकिन 5 विकेट लेने के बावजूद इंग्लैंड ने 450 रन तो किए ना फिर भी। तो 5 विकेट का फायदा तो तब होता है कि जब आप अगली दूसरी टीम को 250 350 के अंदर आउट कर दें। तो वो यूजलेस विकेट्स हुई। और फिर जब असल इम्तिहान आया दूसरी इनिंग्स में, तो वहां पर वो बिल्कुल ढेर हो गया, वो एक भी विकेट नहीं ले पाए। और मैं तो हर किसी प्रोग्राम में और भी बात कर रहा था उससे पहले एक दिन कि जब आखिरी दिन की चेज बाकी था, मैं क्या, मेरा नहीं ख्याल कि कल बुमराह कुछ भी ले पाएगा, हो सकता है विकेट लेस ही चला जाए, क्योंकि अब ये उसके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसके बाद की जितनी इनिंग्स है, अगर कुछ थोड़ा बहुत उसमें हो सकेगा प्ले, तो वो सिर्फ जडेजा कर सकेगा रोल अपना प्ले, लेकिन शायद जडेजा के शोल्डर में भी वो ताकत नहीं रही। वो उनकी भी ऑर्डिनरी गेंद हुई, और देखिए खास पर जब उधर से उन्होंने उसको रिवर्स भी मार मार के पागल कर दिया बिल्कुल। तो उसके पास कोई ऐसा प्लान नहीं था जडेजा के पास कि वो उनको आउट कर सके। तो ये अगर मिला जुला देखा जाए ओवरऑल, अगर देखें जब टेस्ट क्रिकेट में आपने 20 आउट करने होते हैं, और 20 आउट के लिए आपको एक आध बॉलर पे अगर रिलाई करना पड़े, तो फिर इसका मतलब है कि आप मैच पहले से हारे हुए हैं। देखिए अगर आप कृष्णा पे और अगर शार्दुल ठाकुर को लेकर अगर आप चाहते हैं कि आप मैच जीत जाए, टेस्ट क्रिकेट का मैच जीत जाए, 20 विकेट ले ले, तो फिर इससे बेहतर है कि आप, मेरा ख्याल है कि उनसे वैसे रुखसत ले लें तो बेहतर है। क्योंकि इसके लिए बुमराह ठीक है, आपके पास अच्छी ऑप्शन जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ आपको दो बिल्कुल जो जिशान ने बात की, सुंदर वाशिंगटन की जगह बनती थी, शार्दुल की जगह पर या प्रेसर की जगह पर, जिसकी मर्जी खिला ले। तो वो एक तो बैट्समैन भी है साथ साथ और बेहतरीन बॉलर भी है।
तो वो दोनों मिलकर देखे ना, अगर आप थोड़ा सा पहले जाए तो याद पड़ता है कि बुमराह के साथ जो जोड़ी थी वो मोहम्मद शमी की थी। बिल्कुल। तो शमी की उनको कमी यहाँ पर बहुत ज्यादा महसूस हुई है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को संभाला दिया था तो शमी ने दिया था बुमराह से ज्यादा आगे बढ़कर। और फिर दूसरी जोड़ी जो थी वो थी जडेजा की और साथ अश्विन की। अश्विन के जाने से, शमी के जाने से उनके टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, खासतौर पर बॉलिंग को। और ये बॉलिंग अगले 5 मैचों में किसी दफा भी इंग्लैंड को 20 आउट नहीं कर पाएगी। क्या कहेंगे वसी? बड़ा अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त और एक्यूरेट बात कर रहे हैं। मैं भी जब टेस्ट देख रहा था तो मुझे भी यही चीज़ें और इसी तरह की कमियां महसूस हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो डिबेट आपने शुरू की है बुमराह और वसीम अकरम वाली, वो तो डिबेट इन इटसेल्फ है ही नहीं। आपने अपने इंट्रो में ये कहा कि दौरे हाजिर का, मैं तो उसे उस काबिल भी नहीं समझता बुमराह को, बिकॉज ही इज़ नॉट इन ऑल फॉर्मेट, 3 फॉर्मेट्स का प्लेयर नहीं है। और 3 फॉर्मेट्स में आपको एग्जांपल दूंगा, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं। अब मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया का कोई टेस्ट मैच होता है वो खेलते हैं। स्टार्क का 98th टेस्ट मैच है जो रात को उसने शुरू किया और ही इज़ क्लोज टू 100 टेस्ट मैचेस। और बुमराह इतना इंजरी प्रोन है, उसे इतनी इंजरीज होती हैं कि वो अभी भी इंग्लैंड में भी डिसाइडेड है कि वो 3 टेस्ट मैचेस खेलेगा, 2 नहीं खेलेगा। तो हाउ आर यू कंपेयरिंग द क्लास ऑफ वसीम अकरम विद अ पर्सन जो अपने आप को फिट ही नहीं रख सकता? ठीक है, वो इंजरी प्रोन होगा, लेकिन हर बॉलर होता है और फास्ट बॉलर का एक्चुअल टेस्ट ही ये होता है कि उसने परफॉर्मेंस के साथ खुद को फिट रखना है। अगर वो फिट नहीं रह सकता तो फिर वो क्लास तो ना हुई ना। और फिर दूसरी बात यह है कि जब पहली इनिंग में भी जो उसने 5 विकेटें ली, उनमें जो शुरू के 3 जो विकेटें उसने ली वो ओवरकास्ट कंडीशंस में बॉल थोड़ा स्विंग हो रहा था और वो विकेटें ले ली। उसके बाद वो न्यूट्रलाइज हो गया और ना फर्स्ट इनिंग में और ना सेकंड इनिंग में उसने कोई खातिर ख्वाह वो नहीं किया। हालांकि पूरी जो इंडिया की टीम थी उसके इर्द गिर्द वो कर रही थी। और एक और चीज़ है, जिस तरह इन्होंने कुछ नाम लिए, एक चीज़ जो विराट कोहली का जो एग्रेशन था आखिरी दिन, जिस तरह वो इंडिया ने मिस किया है, इन सब चीज़ों पे वो भारी था। बिकॉज वो जब ग्राउंड में होते थे तो इंडिया की टीम अलग एक उसमें खेलती थी। तो कोहली के जाने से बहुत बड़ा डेंट पड़ा। और फिर दोनों इनिंग्स में जो नीचे के बॉटम 6 थे, इंडिया ने टोटल 65 रन्स किए हैं। तो ये जो डेंट पड़ा है ये बहुत बड़ा डेंट है। और आप देखें कि टेल अगर आपकी वैग नहीं होगी, आपके टेल से रन्स नहीं आएंगे, तो फिर आप किसी के ऊपर भी गिला नहीं कर सकते कि बॉलर्स भी कितना करेंगे। ठीक है, आप इंग्लैंड को देखें कि उनके 43 for 3 थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 465 किया। अच्छा, मैं इतना हैरान हुआ हूँ, इर्रेगुलर बॉलिंग है। मतलब मैं बेन स्टोक्स को देखता हूँ तो रेगुलर बॉलर्स की लिस्ट में उस तरह नहीं आते। लेकिन आप दोनों इनिंग्स में अगर बेन स्टोक की बॉलिंग देखें, चाहे उसने 4 आउट किए हों या फिर उसने दूसरी इनिंग में कम आउट किए हों, पर कमाल ये है कि बेन स्टोक ने 15 में, दूसरी इनिंग की बात करो, 47 रन देके 1 आउट किया, पहली में 4 आउट, वो बड़ा इम्पैक्टफुल था। फिर उसके साथ जो टंग की कमाल बॉलिंग थी, कार्स ने कमाल बॉलिंग की, मतलब वो एक यूनिट के तौर पे खेले। मैं इसी चीज़ पे आ रहा था कि देखिए अश्विन, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ये नाम हमने ले लिए, ये इंडिया में करामत होते हैं। इंडिया जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिस कर रही है वो है सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हु कैन बैट, मतलब बॉलर हो जो बैटिंग कर सके। अब शार्दुल ठाकुर ना वो बैटर है ना वो बॉलर है, तो दे नीड समवन लाइक बेन स्टोक्स या पैट कमिंस, जिस तरह वो आते हैं और मुश्किल वक्त में 30-35, उनसे आपको 70 या 100 नहीं चाहिए होता, आपको उस जगह पे 30-35 चाहिए होता है। और या फिर वो 100 बॉलें खेल जाए, किसी और को खिला लें और साथ कुछ खेल जाए, तो वो ऑलराउंडर ढूंढने में इंडिया हमेशा ही नाकाम रहा है। मतलब मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम उनके पास एक इरफान पठान थे शायद 2010 तक, 2008 आखिरी टाइम पे वो ऑफ स्पिनर हो गए जी। उसके अलावा मुझे नहीं याद कि बहुत ही जल्दी उसकी स्पीड गिर गई, वो ऑफ स्पिनर हो गया। तो ये चीज़ है कि हम IPL और ये सारी चीज़ें करते हैं, सारी बातें करते हैं, लेकिन दे हैव नॉट फाउंड बॉलर। अच्छा, चूंकि एक चीज रह गई डॉक्टर साहब, आपने वसीम अकरम वर्सेस जसप्रीत बुमराह, इस पर कोई कमेंट नहीं किया। बहुत अच्छा कमेंट जिशान ने किया, वसी ने भी कर लिया, इस पर आपने नहीं किया, क्यों? आप बुमराह को बचा रहे हैं? सर मैंने तो इसीलिए स्किप कर दिया था कि ये कोई मौजूद है, इस पे बात होनी चाहिए।
ये तो मेरा ख्याल है वसीम अकरम की तौहीन है, सीधी सी बात है। अभी तो वो मेरा ख्याल है वकार वकार भाई भी बहुत उनसे आगे हैं, शोएब अख्तर उनसे बहुत आगे हैं अभी। हाँ नहीं, हमारे बॉलिंग नो डाउट, आमिर हमारे तक बॉलिंग बुमराह लेजेंड्स तो की भी बात ही। काफी होगा, मतलब ये कंपैरिजन नहीं बनता, ये ज्यादती है मेरा ख्याल। हम उसको खाम खा टाइम दे रहे हैं इस टॉपिक को, बनता ही नहीं है, किसी सूरत में नहीं बनता। हाँ इंडिया के लिहाज से होगा ठीक है, और अगर देखना ही है तो जरूर बात करनी है तो मुझे देखिए वसीम अकरम जब विकेट्स ले रहे थे, या जो टॉप स्टार थे या बेहतरीन बॉलर थे भी और हैं भी, तो उस वक्त वो वकार के साथ शेयर करते थे, उस वक्त वो शोएब के साथ शेयर करते थे, उस वक्त साथ ऑन एंड ऑफ बाकी प्लेयर बॉलर भी आते थे, आके भी थे, उसके बाद बाकी लोगों ने भी उनको ज्वाइन किया, लेकिन इसके बावजूद वो उनमें कदावर साबित हुए। बुमराह का तो कंपटीशन ही नहीं है विद इन द टीम। वहां उधर अगर वकार वसीम 4-5 आउट करते थे तो उधर से वकार 5 आउट कर देते थे, तो वहां विकेट खींचना पड़ती थी, वहां डबल कंपटीशन था, एक तो अपोजिशन टीम के साथ और साथ अपनी टीम के साथ भी, अपने बॉलर के साथ भी। तो जोड़ी के साथ वो जो मैं बात कर रहा था, तो बुमराह को तो कंपटीशन अपनी टीम में मिला ही नहीं, उसको तो एक लिहाज से फ्री राइड थी कि ठीक है आपने करनी है बॉलिंग, एक तरफ से करनी है, जितनी विकेटें लेनी है ले लो। अच्छा तो एक चीज आप सारे लोगों ने डिस्कस नहीं की, मैं बड़ी देर से खुद वेट कर रहा था कि उसकी डिस्कशन शुरू। इसका मतलब है कि वो चीज़ इतनी इररेलेवेंट हो रही है, और वो है मोहम्मद सिराज। क्या मोहम्मद सिराज इंडियन टीम में जगह नहीं बना पाएंगे? क्या मोहम्मद सिराज कोई अपनी बॉलिंग में इम्पैक्ट नहीं बना पा रहे? वजह क्या है? वो शशके तो बहुत मारते हैं, किसी एक को आउट कर लें, और ऊंची ऊंची बोलते हैं, लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। वो शायद वो थोड़ा सस्ता कोहली बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या मोहम्मद सिराज की बॉलिंग में दमखम नहीं है? अच्छा यहाँ पर ज़रा बात बड़ी ही मज़ेदार मरहले में दाखिल हो गई। मैं ज़रा एक ब्रेक लूँगा और ब्रेक से वापस आऊँगा, ज़रा बात करेंगे हम मुख्तलिफ चीज़ों पे, सिराज की इररेलेवेंसी पे, इन चीज़ों पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ज़रा बात करेंगे मोहम्मद सिराज को लेके। ज़ीशान में मोहम्मद सिराज क्यों इतना इररेलेवेंट हो गया? आज की पूरी डिस्कशन में हमने शुरू में इतने बॉलर, शरदुल ठाकुर की भी आपने बात कर दी, आपने सुंदर वाशिंगटन की भी बात कर दी, आप लोगों ने सारे बॉलर्स को बात, सिराज का नाम तक नहीं दी, क्या वजह है जी? देखिए असलान भाई, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि खाली पांडे जो हैं वो बहुत खड़कते हैं। तो जो अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके बारे में बात की जाए। ही फॉर मी ही इज जस्ट एन एवरेज बॉलर। एवरी अदर बॉलर जो आपके पास टीम में होता है वो भी 6-7वें नंबर वाला बॉलर जो होता है वो बॉलर है। आई डोंट नो इनके पास क्यों नहीं फास्ट बॉलिंग जो है। अभी वो उमरान अच्छा मलिक वो है, उसको 150 सर उसकी भी देख ली थी हमने, उसको भी, उमरान मलिक की भी आप बात कर रहे हैं, उसको भी मैंने देख लिया। वो जी इनका कोई बॉलर आता है नहीं, उसको शोएब अख्तर बनाने की कोशिश करते, वो जो ठुकाई हुई थी वो भी देख ली थी हमने। नहीं देखें, जैसे आप सिराज को डेवलप कर रहे हैं, आप उस बच्चे को भी डेवलप कर सकते हैं। नो डाउट सिराज ठीक है, बॉलर अच्छा है, कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि उसको अच्छी मिलती हैं तो वो बॉलर करते हैं। अभी तक हमने वो 2-2.5 साल से खेल रहे हैं, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी कि उन्होंने वन साइडेड अपनी टीम को जो है वो जिताया हो, या ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा किया हो कि वहां पे इंडिया जीत जाए। जहां तक बात बुमराह की है, तो बुमराह ने बहुत से मैचेस जिताए हैं, ना सिर्फ टेस्ट, वनडे भी, बुमराह तो T20 भी। देखें, बुमराह तो हम सब मानते हैं ना कि बुमराह एक क्लास बॉलर है, वो तो हम भी मानते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि बुमराह इस वक्त अगर मैं बुमराह की कैटेगरी को देखूं तो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, बुमराह और रबादा, ये वो लोग हैं जिनका आपस में कंपटीशन है इंटरनेशनल लेवल पे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, क्योंकि सिराज जो है वो बहुत थर्ड टीयर के बॉलर बनते हैं। ये वो, हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि अगर शामी होते साथ और बुमराह होते तो थर्ड नंबर पे, अगर प्रसिद्ध कृष्णा ना होते तो फिर सिराज को अगर खिलाया जाता तो वो अपनी टीम के लिए हैंडफुल होते। लेकिन यहाँ पे एज अ सेकंड अटैक बॉल, और वो भी सिराज ठीक है, वो उसमें लिमिटेशन उनकी बहुत है। बॉल उनका सिर्फ एक अंदर आता है बहुत अच्छा, जो कि उनकी एक एंगल बन के होता है। इसके अलावा मुझे कोई खास उनकी बॉलिंग में ऐसा कोई फर्क नहीं ना महसूस होता। डिस्कशन की ना कोई स्पेल की है जो हमें याद हो कि वो जो है वो बड़े लीथल साबित हुए हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनमें जो है अभी उनको बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि वो दूसरे बॉलर से थोड़ा डिफरेंट लगे। ओवरऑल जो हम इस टेस्ट मैच को देखते हैं, इस टेस्ट मैच में जैसे आपने बेन स्टोक्स की बात की, तो बेन स्टोक्स जो है इवन वो भी सिराज से अच्छे हैं, क्योंकि वो जोर लगाते हैं, उनके ऊपर जो है उनके पास स्किल है, वो बॉल वैरायटी है सर, वैरायटी है। बेन स्टोक्स के पास रिवर्स कमाल है, वैरायटी है।
जी जी, वो रिवर्स स्विंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी स्किल जो है ये सिराज को डेवलप करनी पड़ेंगी। प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अभी यंग है, तीसरा चौथा टेस्ट मैच है, थोड़ा सा उनको भी जो है वो एक्सपीरियंस होगा इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो वो अच्छे हो जाएंगे। हाइट उनकी अच्छी है, डिलीवरी एक्शन उनका अच्छा है, लेंथ उनकी बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल से सिराज को भी जब कंपटीशन मिलेगा तो वो उस कंपटीशन के साथ बेहतर होते जाएंगे। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब इस हवाले से? सिराज आज पूरी डिस्कशन में जहां भी खुद भी देख रहा हूँ, खुद कर भी रहे हैं हम, तो बड़ा इररिलेवेंट सा एक एलिमेंट नजर आ रहा है। देखिए सर, जो आपने उसके इंट्रो में बात की ना सिराज के बारे में, सिराज का बात कर रहे थे कि वो जो गुस्सा ग्राउंड में दिखा रहे हैं, या जो आउट करने के बाद हारिस रऊफ की तरह भागे फिरते हैं और वो बहुत ज्यादा अपना अग्रेशन दिखाते हैं, वो गैर जरूरी है। आपने विकेट ले ली, वो एक ही विकेट काउंट होगी जितना मर्जी आप शोर करेंगे। तो वो मेरा ख्याल है कि ना वो गैर जरूरी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनको फोकस करना चाहिए अपनी क्रिकेट पर और बॉलिंग पर, क्योंकि बिल्कुल ये जीशान ने जो जबरदस्त बात की ना वो ये थी कि वो इस वक्त टॉप टियर में आ चुके हैं, यानी कि उन पर बॉलिंग खड़ी हुई है। अगर जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो बुमराह है वो 2 मैच या 3 मैच खेल पाएंगे, 2 नहीं खेलेंगे। जब 2 नहीं खेलेंगे तो फिर लीड कौन करेगा, पहला बॉल कौन पकड़ेगा? इसका मतलब सिराज के हाथ में आएगा बॉल। तो सिराज इस वक्त सेकंड नंबर पर भी अगर वो प्रेशर नहीं ले पा रहे तो फर्स्ट नंबर पर वो कैसे ले पाएंगे? वो एज अ सबॉर्डिनेट बॉलर, यानी कि सेकंड टियर के बॉलर, थर्ड बॉलर, फोर्थ बॉलर, फर्स्ट चेस पर तो ठीक है, लेकिन वो इस वक्त इस पोजीशन में हरगिज नहीं है कि वो टीम को लीड कर सके और उसका बोझ उठा सके बॉलिंग का। और खासतौर पर उनका जो थोड़ा सा उठान ठीक थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की बजाय गैर जरूरी पेस, सर पेस का भी इशू है। पेस भी देखिए, पेस भी सिराज की मीडियोकर पेस है। मैं इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपने टेस्ट में बैट्समैन को ट्रिक से आउट करना है, पैट कमिंस भी कोई पेसर मतलब एक्सट्रीम पेसर बॉलर नहीं है, लेकिन उसकी ट्रिक्स का कमाल बहुत ज़बरदस्त है। वो यूज़ करता है फील्डिंग का, फिर वो यूज़ करता है पिच का, वो क्रीज का यूज़ करता है, वो अपनी बॉलिंग के लिए लाइन और लेंथ का यूज़ करता है। आपकी पेस भी नहीं है, आपके पास क्वालिटी भी नहीं है, यहाँ फंस जाता है बंदा। क्या कहते हैं जी वसी? सुनील गावस्कर ने एक बड़ी अच्छी बात की है पिछले दिनों कि सिराज बहुत अच्छे बॉलर हैं, उन्हें कोच से मशवरा करना चाहिए और रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो ये बॉटम लाइन है हमारी डिस्कशन की। कि अब एक और चीज़ है, इंडियन में एक चैनल देख रहा था, उस पर वो था कि वो जब भी किसी के साथ फड्डा करता है वो उस प्लेयर के साथ फड्डा करता है जो 80 रन पे खेल रहा होता है, तो वो 20-25 एक्स्ट्रा मार के जाता है। तो गैर ज़रूरी जब आप चीज़ें करते हैं तो फिर आप 122 रन भी देते हैं। अब प्रसिद्ध कृष्णा और ये तो नहीं है कि वो पीछे क्या आता है, मैं तुझे छेड़ांगा तो 100 कर ली, ये भी हो सकता है। लेकिन अब देखें कि प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने 255 रन दिए हैं दोनों ने पहली इनिंग में। यस, अब अगर वो लेट से वो 200 रन भी होते, मतलब 200 रन में, और इंग्लैंड अगर 420 50-60 रन आप कंटेन आप नीचे हो जाते तो टारगेट फिर 430 हो जाता, तो इंडिया हारने वाली पोजीशन से निकल जाती, फिर या ड्रॉ होता या इंडिया जीत जाती इवन। लेकिन ड्रॉप किए हैं, लेकिन कैचेस के ऊपर बहुत बात अब उसके ऊपर एक्सक्यूज ये आ रहा है कि डिफिकल्ट साइटिंग ग्राउंड है, तो वो सबके लिए है। अब देखें कि हेडिंगले जहाँ पे मैच हो रहा था वहाँ पे स्लिप कॉर्डन में 70% कैचेस होते हैं। यार जो एक बात बताएं, ये इंडियंस का रोना हमेशा का है, ये इस ग्राउंड में को पहला मैच है, यही बात है। 100 टेस्ट मैचेस होल्ड करने वाले ग्राउंड्स हैं, वो कह रहे हैं जी डिफिकल्ट साइट। वो कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ जी, तो नाच से याद आया, उनके नाच पर भी बड़ी तनकीद हो रही है, बड़े खुश हो रहे थे ना, उनके अपने क्रिकेटर्स पीछे पड़ गए, अवाम पीछे पड़ गई। अब जब आप हारते हो तो फिर ये करने लग जाते हो। अगर जीत जाते ना तो हेडिंगले से अच्छा ग्राउंड कोई होना ही नहीं था पूरी दुनिया में। इवन उनका अहमदाबाद वाला जो स्टेडियम है वो भी पीछे रह जाता, और वो कहते हैं हेडिंगले बहुत अच्छा है। लेकिन सर आजकल के दौर में क्रिकेट डायनेमिक्स चेंज हो गई हैं। आप अगर ये सोचें कि आपने पहली बैटिंग की और 400 या 450 कर लिया तो आप दूसरी टीम को पीछे। अब एक और चीज़ है कि इंडिया ने बैटिंग की पहली इनिंग में 113 ओवर्स और 471 किया। इंग्लैंड ने 465 किया 100 ओवर्स में। वो 13 ओवर्स का जो डिफरेंस था वो आखिरी दिन में उन्हें इजीली
वो जो हाँ जी, चेज करना बहुत था, बड़ा फर्क डाला, ये बहुत चीज़ बड़ा है। फर्क तो डाला। इंग्लैंड जब भी रन्स करता है, इंग्लैंड के जितने भी मैचेस आप उठा के देख लें पिछले कुछ अरसे के, वो उसको मतलब नतीजा खेज इस वजह से बनाते हैं कि उनका रन रेट अगर जब से बेसबॉल शुरू हुई जी, है ना उनकी, वो साढ़े कहते हैं तीन कि अपने ओवर्स को कम करो, स्कोर को आप मैक्सिमाइज करो। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे थोड़ा सा एडअप करें अगर जिशान, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के मैच को लेकर, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने अपनी बॉलिंग की बड़ी शानदार मदद ली ना, मैं समझता हूँ, और फिर उनकी इक्वलेंटली बैटिंग ने जितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का मुजाहरा किया, मेरा ख्याल है चैंपियंस ट्रॉफी के विनर का हकदार इसीलिए बना साउथ अफ्रीका। देखिए स्थान, थोड़ा सा जो है वो कंडीशंस का डिफरेंस है। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे बॉलर्स है, ऐसा नहीं है कि उनको वो कंडीशंस नहीं नहीं मिली, ऑस्ट्रेलिया बड़ी लेकिन शानदार टीम है। जी, लेकिन हम लॉर्ड्स को लीड्स के साथ कंडीशंस पे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रू टेस्ट विकेट था और वो ट्रू जो है वो बॉलिंग सपोर्टिव विकेट था लॉर्ड्स वाला। यहाँ पे जो है वो आपको जोर लगा के आउट करना पड़ता है। यहाँ पे वो बॉलर आउट करता है जो 140 से अबव होता है, जो 145 तक होता है, वो इस विकेट पे आउट करता है, क्योंकि आपको ला के बॉल मारना पड़ता है जोर से। थोड़ा सा मुझे तशवीश हुई इस पूरे टेस्ट मैच में कि ना इंग्लैंड की तरफ से और ना इंडिया की तरफ से कोई रिवर्स स्विंग हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि जैसा ये विकेट था उस पे तो रिवर्स स्विंग होना बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉल है वो 10-12 ओवरों के बाद बिल्कुल एक तरफ से जो है वो उड़ जाता है और एक तरफ से शाइन होता है, क्योंकि विकेट ऐसा बना हुआ है। तो मुझे वो भी थोड़ा सा देखने को नहीं नजर आया, बुमराह की तरफ से भी नहीं नजर आया। बुमराह का खैर रिवर्स स्विंग का थोड़ा सा इशू ये है कि वो ऑफ द विकेट जो है वो बॉल को तेज मारते हैं, जमीन पे पटकते हैं, तो वहां पे रिवर्स स्विंग कम हो जाती है। जबकि सिराज का जो एक्शन है वो रिवर्स स्विंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे वही वाली बात कि उनमें भी वो चीज नहीं नजर आई। जहां तक आपने लॉर्ड्स की टेस्ट मैच की बात की, वहां पे साउथ अफ्रीका में जो मार्क राम ने और वो तो बाउमा कमाल ने हो गया ना, वो बाउमा ने खुद और मार्करम ने खुद बड़ा वो उसमें नो डाउट, पर उसमें कैप्टनसी का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करेंगे। T20 सीरीज जो बांग्लादेश में होनी है उसके लिए शेड्यूल का ऐलान हो गया, जरा टीम के ऊपर बात करेंगे, सिलेक्शन पे बात करेंगे इस ब्रेक के। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, अब जरा पाकिस्तानी क्रिकेट पे बात ना करें तो ऐसे लगता है खाली खाली रह गया कुछ, बड़ा ज़रूरी है बात करना। पहले डॉक्टर साहब आपसे, सर T20 सीरीज़ बांग्लादेश के खिलाफ, अभी बांग्लादेश के खिलाफ हमने खेला भी, T20 सीरीज़ हो रही है बांग्लादेश के अंदर, अवे सीरीज़ हमने खेल ली हैं, फिर इसके बाद यके बाद दीगरे सीरीज़ का एक आएगा टाइम, लेकिन ये 2-3 मंथ हम खाली बैठे रहे, मैं बड़ा हैरान हूँ। और ये जो पूरी FTP जो तैयार होती है, ये रमीज़ राजा साहब ने साइन की थी को 2027 तक, ये 2-3 मंथ इंटरनेशनल क्रिकेट से खाली बैठे रहे, कोई टेस्ट नहीं खेला, किसी को बुलाया नहीं, कुछ नहीं किया ना, कोई डोमेस्टिक में कुछ हो रहा है, अजीब बात है। वैसे गर्मी बहुत हो गई है आसान भी, इसलिए उन्होंने उनको इदराक होगा पहले से कि 2025 में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो बेहतर है कि थोड़ी ब्रेक, आई थिंक सो। तो सर अभी भी जो सीरीज हो रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे है FTP को लेकर भी, और अपने कार्ड्स को खेलने में उस तरह से मशाक नहीं है जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह बाकी टीमें लेती हैं। अभी अब देखें अगले साइकिल में पाकिस्तान सिर्फ शायद 11, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पूरे साइकिल में सिर्फ 11 टेस्ट खेल रहा है। लोग ऑस्ट्रेलिया 23 खेल रहा है, इंडिया 18 खेल रहा है, 21-22 इंग्लैंड खेल रहा है, तो सारी टीमें अच्छे खासे टेस्ट खेल रही हैं, हम बहुत कम टेस्ट खेल रहे हैं। और फिर अगर लुढ़क कर हम जो पहले बॉटम 5 में हैं, और अगर ये 4 दिन का टेस्ट हो गया तो फिर हम शोर करेंगे कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश होगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं टेबल पर भी और ग्राउंड पे भी, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं आ रही कि ताकि FTP में आपको मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से जगह दी जा सके। साजिश को बाद में रखिए, पहले परफॉर्मेंस को रखिए तो फिर बेहतर हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि अभी भी अब बांग्लादेश वाली सीरीज में भी आपको पता है कि किस तरह से ये मैनेज हुई, किस तरह से रातों रात चेयरमैन साहब को भाग कर जाना पड़ा दुबई, और वहां पर जाकर वो सारा सेटलमेंट हुई, और फिर जाकर वनडे निकाल के T20 को इंजेक्ट करके उन्होंने एक ऐसा प्लान कर दिया कि चलिए कम से कम फेस सेविंग हो जाए, और वो भी मेरे ख्याल 3 दिन में शायद 3 मैच है, ये 4 दिन में 3 मैच हैं, इतनी जल्दी से इतनी छोटी सी सीरीज के लिए टीम को ट्रैवल करवाना, इतने एक्सपेंस बेयर करना अच्छा खासा मुश्किल होता है मेरे ख्याल बोर्ड के लिए। और फिर हो सकता है कि टेस्ट के लिए दोबारा से जाएं या क्या होगा, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन बहुत छोटी छोटी सीरीज हैं
ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान एक बहरहाल बड़ा प्लेयर है क्रिकेट में और उसको मेरा ख्याल है ट्रीटमेंट जरा बेहतर हो सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपना किबला ठीक करेगा तो फिर शायद इंटरनेशनल क्रिकेट सर अब आप जो उनको ये टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल देखेंगे ना, उसमें आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल ही नहीं रहे हैं, हम सारी छोटी टीमों के साथ खेल रहे हैं। यानी हार हार के हम यहाँ पहुँच गए हैं कि ना वो खेल रहे हैं हमारे साथ, ना हम उनके साथ खेल रहे हैं। फिर हमको T20 वनडे सीरीज़, कोई ऐसी जामे सीरीज़, अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये घूम फिर के न्यूजीलैंड के साथ आप खेल लें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। साउथ अफ्रीका के साथ भी एक ही बार आप टेस्ट मैच खेलेंगे, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा खेलने को। ये ज़िशान, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं ये चीज़ें। अब आप मिनोज के साथ खेलें तो खुद भी मिनोज जैसा खेलना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया है। ये जब ये फ्यूचर टूर प्रोग्राम का वो आया प्लान, तो मैंने भी देखा कि पाकिस्तान के सिर्फ 11 टेस्ट मैचेस हैं और उसमें से सिर्फ न्यूजीलैंड के साथ शायद 2 टेस्ट मैच हैं, उसके अलावा किसी बड़ी टीम के साथ पाकिस्तान के टेस्ट मैच नहीं है। श्रीलंका के साथ हैं, बांग्लादेश के साथ हैं और इन्हीं के साथ जो है वेस्ट इंडीज के साथ हैं हमारे। देखें, थोड़ा सा इसमें रमीज राजा को ब्लेम देने से पहले मैं अपनी क्रिकेट को भी ब्लेम दूंगा। जब आप इतनी लो लेवल की क्रिकेट खेलेंगे तो कौन सा मुल्क चाहेगा कि वो आपको बुलाए, क्योंकि जब आपकी ऑडियंस प्रेफरेंस नहीं होगी आपकी टीम को देखना, तो वहां का मीडिया जो प्रमोशनल बजट होता है वो भी नहीं आपको मिलता। लोग जो है उसको स्पॉन्सर ही नहीं करते उस सीरीज को। इंडिया 3 टेस्ट से 4 टेस्ट से या 5 टेस्ट पे चला गया है, क्योंकि एक तो वो पैसा लगाता है, दूसरा उन्होंने अपनी क्रिकेट का लेवल बहुत ऊपर कर लिया है। तो जाहिर है जो एडवर्टाइजर है वो भी चाहेंगे कि ऐसी टीम हो कि जिससे हमारी जो है वो प्रमोशन हो, बजाय ऐसी कि जिसको देखना ही कोई ना चाहे। मतलब सर एक चीज इसमें ऐड करें ज़िशान, कि हम जहां खेलने भी गए ना अच्छी टीम्स के अगेंस्ट, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या साउथ को, उन्होंने अपने A टीयर के प्लेयर्स को इजाजत दे दी आप जाके लीग्स खेलें। मतलब B टीयर हमारे साथ खेल रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि मैंने पहली दफा देखा है कि इंडिया के प्लेयर जो हैं वो काउंटी क्रिकेट में बड़ा रेगुलरली जो है सब खेल रहे हैं। बहुत से लड़के खेल रहे हैं काउंटी क्रिकेट में। वो पाकिस्तान पहले उन्होंने अपनी A टीम वहां पे भिजवाई, टूर मैचेस उनके करवाए और उसके बाद उन्होंने काउंटी में शायद उनको इजाजत भी दे दी है कि वो खेलें। तो ये बहुत अच्छी है, जो कि पहले इंडिया इस तरह नहीं करता वो था। सर सऊदी लीग से डरे हुए हैं। वो सऊदी लीग का कमाल है, सऊदी अरब की T20 लीग को तबाह करने के लिए NOCs का मामला चलाने वाले हैं। NOCs नहीं देंगे, आप देखिएगा, क्योंकि वो $400 मिलियन की लीग है सर। पाकिस्तानी रुपीस में 14 साढ़े 14 अरब रुपया बन जाता है, वो उसकी लीग है। बस यही चीज़ जो भी ज़िशान से डिस्कस करता है, इस पर कोई बात ज़रा करना चाहिए। सर देखिए, इंडिया के भी जो हालात हैं ना, हम अपनी टीम को ब्लेम तो करते हैं, हम अच्छा नहीं खेल रहे। इंडिया ने अपने आखिरी 9 टेस्ट मैचेस में 8 हारे में, लेकिन वहाँ पर बात पैसे की आती है और हम पैसे में पीछे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम ने, अब देख लें कि ठीक है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, लेकिन आप FTP जब साइन करते हैं तो आप देखते तो हैं कि आप 3 महीने क्या करेंगे। ये जो सीरीज़ आ रही है बांग्लादेश वाली, ये भी पिछले दिनों ही वो हुई है, नहीं तो आपने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ ही सीरीज़ खेलनी थी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो आप जब FTP साइन कर रहे हैं तो आप देखें आपकी टीम, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप जाएं। 4 महीने 5 महीने आपको टेस्ट ही नहीं खेल रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। और फिर देखें, आप जब भी जाते हैं, आप इंग्लैंड जाते हैं वहाँ पे फुल हाउसेज होते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेलते हैं तो 70,000 लोग देखने आते हैं। आपके पाकिस्तान क्रिकेट को जितना भी आप पीछे हों, लेकिन लोग देखने आते हैं और स्पॉन्सर्स कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटते कि पाकिस्तान की टीम आ रही है, पाकिस्तान के स्टार्स आ रहे हैं, तो हम उसको स्पॉन्सर ना करें। लेकिन आपको अपनी तहीं भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं जो लैकिंग, अपनी परफॉर्मेंस इस हद तक बढ़ाए भाई, दूसरा B नहीं A टीम खिलाए, बल्कि सुपर A टीम खिलाए। उसको पता हो कि यार ये लोग आ रहे हैं, ऐसे नहीं जाने देंगे। मुझे याद है मिसबाह उल हक, हमारी ODI की टीम हारी तो मिसबाह उल हक अपनी टीम लेके पहुंचे तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगी हुई थी वहाँ इंग्लैंड में कि भाई मिसबाह उल हक अपनी उस टीम के साथ आ रहे हैं जो टेस्ट मैच उठाने से सिर्फ 2 मैचेस दूर है। बहुत बड़ी बात थी। ये होती है इस तरह के आप अपने धाक बिठाते हैं। बहुत शुक्रिया वसीशा आपका। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। और ज़िशान नादिर महसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।